अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हमने लास्ट जो है चैप्टर नंबर 8 ख़त्म कर लिया था। अब हम बेसिकली चैप्टर नंबर 9 पे जाने लगे हैं, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल आया था रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में मसला क्या है? बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना था? आपने मोड प्रेस करना था। ठीक है। मोड प्रेस करने के बाद 3 करना था, 3 के बाद 1 करना था। वो सारी जब मोड 3 1 कर दोगे तो फिर ये वैल्यू सारी के सारी पुट करनी थी। ये टोटल 30 वैल्यूज हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 40। ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद हमने एसी का बटन प्रेस करना था और फिर Shift 1 4 2 करना था, तो मीन कैलकुलेट होना था। तो चेक कर लें एक बार दोबारा से। अ, फिर भी ना आए तो फिर मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। तो फिर मैं इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। ओके होगी बात? चेक कर लो। लिख लिया बेटा? चलो ठीक है। ओके, नया चैप्टर शुरू करें फिर हम। ठीक है, हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं फिर। अब जो नया चैप्टर हमारा है वो है इंडेक्स नंबर। ठीक है। नया चैप्टर किस चीज का हमारा? इंडेक्स नंबर का है। इंडेक्स नंबर हमें बेसिकली बताता क्या है? इंडेक्स नंबर हमें बताता है चेंज। ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या बताएगा हमें? चेंज बताएगा बेसिकली किसका? करंट एंड प्रीवियस टाइम, यानी कि एक दो वक्तों के दरमियान जो चेंज आया है चीजों के अंदर वो बताएगा। दो तरह के चेंजेस डिफाइन करेगा आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है ना? इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है? क्या हुआ है? इसको क्या हो गया है? पेन क्यों नहीं लिख रहा? 1 मिनट दीजिएगा बेटा। नहीं कर पाया। सुबह तो लिख रहा था। 1 मिनट। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, चलो एक और गुजारा करते हैं। अच्छा, बेसिकली इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है? हमने कहा जी हमें इंडेक्स नंबर बताएगा चेंज।
दो तरह के चेंजेस बताएगा हमें। ठीक है, या तो वो हमें बताएगा चेंजेस किसके अंदर, प्राइसेस के अंदर बताएगा, या मुझे वो चेंज बताएगा क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, या तो किस में होगा, प्राइस में चेंज होगा, या किसके अंदर चेंज होगा, क्वांटिटी के अंदर होगा। ओके होगी बात। तो ये दो तरह के चेंजेस हैं जो उसने क्या करने हैं, बेसिकली डिफाइन करने हैं, या तो प्राइसेस के अंदर चेंज या क्वांटिटी। क्योंकि आप जैसे जैसे चीजें इस्तेमाल करते जाते हो, ठीक है, प्राइसेस में चेंज आती है बाय द टाइम, चीजें महंगी होती हैं। ठीक है, कई दफा ज्यादा महंगी हो जाती हैं, कई दफा कम महंगी होती हैं। तो जितना भी चेंज आ रहा है प्राइसेस के अंदर, वो इंडेक्स नंबर आपको डिफाइन करेगा। ठीक है। अब हमने एक इकोनॉमिक्स में एक रूल भी पढ़ा है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो आप तौर पे आपकी कंजम्पशन क्या हो जाती है, उसमें कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी में भी चेंज आता है, खाली प्राइसेस में चेंज नहीं आता, आपकी क्वांटिटी में भी चेंज आता है। तो इसका मतलब है आप दो तरह के चेंजेस जो हैं वो देखा करेंगे, वन इज प्राइस चेंज एंड वन इज क्वांटिटी का चेंज। ठीक है, तो हमने दो तरह के चेंजेस को देखना है, प्राइसेस के चेंज को भी हम देखेंगे और क्वांटिटी के चेंज को भी हम देखा करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने इंडेक्स को दो हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करना है। इंडेक्स को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जी इंडेक्स हमारे पास आएंगे दो तरह के, एक होता है सिंपल इंडेक्स और एक होता है कंपोजिट इंडेक्स। एक क्या है, कंपोजिट इंडेक्स। व्हाट इज सिंपल इंडेक्स, आसान अल्फाज में बात करते हैं, ये सिंपल इंडेक्स क्या चीज है। तो हम कहेंगे भाई सिंपल इंडेक्स वो है जिसमें एक कमोडिटी की बात हो रही है, यानी कि एक सिंगल आइटम की बात हो रही है। ठीक है, लाइक मैं कहूँ जी रोटी की प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, या जो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ उसकी प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, या जो मैं बर्गर खाता हूँ उसकी प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो किसी एक कमोडिटी के बारे में जब भी बात होगी तो हम कहेंगे कि हम सिंपल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और जब भी एक से ज्यादा कमोडिटीज की बात होगी तो हम क्या कहेंगे कि हम कंपोजिट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सिंपल इंडेक्स बेसिकली क्या है, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी। अच्छा, आज राइटिंग को ना थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो पेन है ना वो काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ है पेन को, पेन की मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो पेन इस टाइम काम नहीं कर रहा है इसका। तो अभी जो है ना हमें उसके बगैर काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं हाथों से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग ऐसे ही आएगी फिलहाल। तो हमने कहा सिंपल में क्या है, सिंपल इंडेक्स में हमने बात की एक सिंगल कमोडिटी, क्या, एक सिंगल कमोडिटी के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी प्राइसेस में या उसकी क्वांटिटी में क्या चेंज आया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई हम सिर्फ रोटी की प्राइसेस में चेंज चेक कर लें या पेट्रोल की प्राइसेस में चेंजेस क्या आई हैं वो चेक कर लें, तो हम किसी एक आइटम की चीजों के अंदर जब चेंज देखेंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल इंडेक्स। और कंपोजिट इंडेक्स क्या होगा, जब एक से ज्यादा कमोडिटीज, ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल कमोडिटीज। क्योंकि जाहिर सी बात है हम आम तौर पे डेली रूटीन में एक चीज तो इस्तेमाल नहीं करते ना,
हम वेरियस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी एक सिंगल कमोडिटी का तो इस्तेमाल नहीं करते। हम एक से ज्यादा कमोडिटी, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी दाल खा रहे हैं, कभी चावल खा रहे हैं। तो हम कोई एक कमोडिटी कंज्यूम नहीं करते हैं एज अ यूजर। तो हम मल्टीपल कमोडिटीज यूज करते हैं। तो जब मल्टीपल कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज या उसकी कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी के अंदर चेंज देखना चाहेंगे, तो फिर हम कंपोजिट इंडेक्स को देखा करेंगे। ओके होगी बात। अच्छा। अच्छा, सिंपल कमोडिटी में भी हमने आगे दो बाइफरकेशंस करनी है। कितनी बाइफरकेशंस होंगी? दो बाइफरकेशंस होंगी। नंबर वन, फिक्स बेस इंडेक्स। क्या? फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ठीक है, एक फिक्स बेस इंडेक्स होगा हमारे पास और एक चेन बेस इंडेक्स होगा। एक क्या होगा? चेन बेस इंडेक्स। ओके होगी बात। तो एक फिक्स बेस है और एक चेन बेस इंडेक्स है। फिक्स बेस में हम क्या करेंगे? कोई सा एक साल मुख्तस कर लेंगे, कोई भी एक साल, और जिस भी साल की मुझे इंडेक्स कैलकुलेट करनी है उसी साल, यानी कि मैं कहता हूं जी मैंने एक साल सेट कर लिया 2015, तो मैं अब हर दफा 2015 के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि मेरी प्राइसेस में या मेरी क्वांटिटी की कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आया। कि हमने कहा भाई दो ही चीजें मैं कर सकता हूं, या तो मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा या मैं क्या करूंगा, उसकी क्वांटिटी का चेंज कैलकुलेट करूंगा। तो दो ही चीजों के अंदर चेंजेस देख सके जा सकते हैं, प्राइसेस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज। ठीक है, कि जो चीज मैं इस्तेमाल करता था उसकी प्राइसेस में क्या चेंज आया, या जो क्वांटिटी में कंज्यूम करता था अब मैं कितने परसेंट क्वांटिटी। और इसका हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इसका आंसर हमेशा आपने परसेंटेज में देना है। इसका आंसर हमेशा किस में देंगे? परसेंटेज में देंगे। तो हमने जब फिक्स बेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर अगर मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो हमने कहा जी प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गई बात? पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज पी एन? पी एन इज द करंट प्राइस। करंट प्राइस से मतलब है जिस साल का इंडेक्स कैलकुलेट करने लगा हूं उस साल का प्राइस, जिस भी साल की कैलकुलेशन होने लगी है तो उस साल की प्राइस पीएन बन जाएगा। और जिस साल के साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है, लाइक मैं कहता हूं जी मैंने आज की प्राइसेस 2015 से चेक करनी है, जैसे हमारे माँ बाप बोलते होते थे हमने ये प्रॉपर्टी जो है ना 100 रुपए की खरीद, हम दादा परदादा बोलते थे 100 रुपए की खरीदी थी, हमारे जमाने में तो ये होता था, वो वाली कहानी। ठीक है, तो हम किसी भी साल के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई इस चीज की प्राइसेस में कितना चेंज आया। तो जिस मर्जी साल के साथ कंपेयर, लेकिन जो भी साल होगा वो फिक्स होगा, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे जी करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट हो जाए करेगा। ठीक है, और इस प्राइस इंडेक्स को हम और क्या नाम देंगे? इसको हम देते हैं सिंपल प्राइस रिलेटिव। इसको क्या नाम देते हैं? सिंपल प्राइस रिलेटिव। पीओ बेस ईयर की प्राइस। पीओ स्टैंड्स फॉर बेस ईयर प्राइस। वो ठीक है, तो इसको सिंपल प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ क्या आएगा? क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट होता है इसका। तो अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स इसका कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट
मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और क्वांटिटी इंडेक्स को क्या बोलेंगे हम? सिंपल क्वांटिटी रिलेटिव। क्या बोलेंगे? सिंपल क्वांटिटी रिलेटिव। क्यों की बात? अच्छा, यहां तक किसी को कोई मसला फिलहाल? यहां तक कोई सवाल? अब इसके क्वेश्चन करेंगे हम। एनी वन, एनी क्वेश्चन? चलो, ठीक हो गया। फिर आ जाते चेन बेस पे। चेन बेस में हमेशा हमने क्या करना है? एक चीज याद रखनी, चेन बेस में हमेशा पिछले साल के साथ कंपेयर करना है। क्या करना है? पिछले साल के साथ हमने कंपेयर करना है कि भाई पिछले साल के मुकाबले में हमारी प्राइसेस में क्या चेंज आया। ठीक है। तो जब चेन बेस में हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? तो प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वल टू करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। ये n-1 का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है करंट ईयर, -1 करंट ईयर में से एक साल निकाल दो यानी कि पिछला साल। ठीक है। तो पिछले साल के साथ क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा और इसको क्या बोलेंगे हम? लिंक प्राइस रिलेटिव। इसको क्या बोलते हैं? लिंक प्राइस रिलेटिव। लिंक प्राइस रिलेटिव। अच्छा, फिर क्या चीज आ जाती है? फिर अगर इसका क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू n-1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्यू एन क्या हो गया? करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी। और क्यू n-1 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी यानी कि पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाया करेगा। ठीक होगी बात? तो इसको क्या बोलेंगे? लिंक क्वांटिटी रिलेटिव। जी बेटा, नया चैप्टर है। लिंक क्वांटिटी रिलेटिव। तो इसमें हमेशा हमने क्या करना है? प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है। डन हो गई बात? इसके नोट्स बेटा ग्रुप में आ जाएंगे, भेज दूंगा मैं ग्रुप में नोट्स। अभी सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। और मेरी राइटिंग को आज टोटली इग्नोर करना है। हाँ, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वहां पे, नोट्स में आपके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं। कोई मसला नहीं आएगा। बिल्कुल बेटा, ये सब हैं चीजें। ये नोट्स हैं साइड पे। ठीक है। अच्छा।
तो अभी हम सिर्फ सिंपल की बात करें। सिंपल में हमने क्या कहा, एक सिंगल कमोडिटी की जब मैंने प्राइसेस के अंदर चेंज या क्वांटिटी के अंदर चेंज देखना होगा तो उसके दो तरीके हैं, फिक्स बेस और चेन बेस। फिक्स बेस में हमने एक साल मुख्तस कर लेना है और हमेशा उसी से हमने कंपेयर किया करना है। चेन बेस में हमेशा हमने क्या करना है, पिछले साल के साथ कंपेयर करना है और फिर मैंने चेंजेस डिफाइन करनी है। ओके होगी बात। जैसे कि प्राइस रिलेटिव का एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है, और चेन बेस में एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ओके होगी बात। अब आते हैं जरा इनकी प्रैक्टिस की तरफ। एक कुछ सवाल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर वन में उसने कहा जी, इफ द प्राइस ऑफ अ केजी ऑफ अ मीट वाज 180 इन 2020 एंड 300 इन 2022, द सिंपल प्राइस रिलेटिव इन 2022 इज। तो ये देखो, ये सवाल है। अब उसने कौन से साल का इंडेक्स कैलकुलेट करने को कहा है मुझे? 2022 का कैलकुलेट करने को कहा है। तो क्या यार, 2022 का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2022 के इंडेक्स से हमने किस तरह कैलकुलेट करना है? 2022 की प्राइस उठाएंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? 2022 की प्राइस कितनी थी हमारे पास? 300 डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस जो है उसकी प्राइस थी 180, तो डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये देखो, क्योंकि उसने कहा था जी 2020 की प्राइस जो है वो 180 थी, तो बेस ईयर की प्राइस क्या आ गई? 180। तो इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास? हमने कहा जी 166.67%। ठीक होगी बात। और अगर मैं कहूँ जी कितना परसेंट इंक्रीज आया, ये तो इंडेक्स कैलकुलेट हुआ ना 166.67, इंक्रीज कितना परसेंट आया? तो मैं क्या कहूंगा, 66.67% का आपका इंक्रीज आया है। अगर इंक्रीज निकाला, इंडेक्स अगर वो पूछेगा तो इंडेक्स का हम आंसर क्या देंगे? 166.67। और अगर वो पूछेगा कितना परसेंट इंक्रीज आया तो उसका हम आंसर क्या देंगे? 66.67% का इंक्रीज आया है। ओके होगी बात। इसमें मुझे बता दे जी कोई मसला, एनीवन एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक हो गया। लो जी, इसके बाद आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर टू। यार अब, हाँ ये समझ ले मंडे की क्लास हो रही है सर, बस मैंने रात को लेट कर दी है क्लास, क्योंकि मैं सुबह जो था वो अवेलेबल नहीं था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो यस, इसलिए लेट क्लास हो रही है और ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर ईयर 2018 टू 2022 फॉर द वीट प्राइस गिवन बिलो। कितनी कमोडिटीज का डाटा गिवन है? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। कितनी कमोडिटीज का डाटा गिवन है? एक कमोडिटी सिर्फ, कौन सी? वीट। उसने कहा जी कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन टू के लिए बात करें अब हम। तो कहते हैं कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर्स 2018 से 2022 फॉर द वीट प्राइस। सिर्फ वीट के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक कमोडिटी है। तो हमने कहा था जब भी सिंगल कमोडिटी होगी तो दो मेथड आएंगे मेरे पास, या तो फिक्स बेस इंडेक्स होगा या चेन बेस इंडेक्स होगा। अब यहां पे कौन सा इस्तेमाल करें? फिक्स बेस इस्तेमाल करूं या चेन बेस इस्तेमाल करूं? तो हमने कहा अगर सवाल साइलेंट होगा तो हमेशा फिक्स बेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हमेशा फिक्स
बेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। लिख लो ये बात अपने पास। अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो फिक्स बेस होगी। अच्छा, अब मुझे कौन से साल से कौन से साल तक की कैलकुलेशन करनी थी? 2018 से लेकर 2022 तक। ठीक है, 2018 से लेकर 2022 तक। तो अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ना आप लोग क्या काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ताकि मैं बार बार सवाल को यूं यूं ना कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जब मैं सवाल करा रहा हूँ तो आपको पता होगा क्या हो रहा है। अभी तक सिर्फ एक ये करवाया है, एक ये चीज लिखवाई है। ये लिखनी है, ये लिख लो। राइटिंग समझ आ जाए तो, क्योंकि आज मेरी राइटिंग जो है वो डॉक्टरों वाली है, तो आज डॉक्टरों वाली राइटिंग से गुजारा करें। अच्छा जी, एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये चीज है। बस अभी तक इतना ही किया है। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा जी हमने फिक्स बेस इंडेक्स से करना है। अब फिक्स बेस इंडेक्स में हमने कहा था कोई एक साल मुख्तस करना पड़ेगा मुझे फिक्स बेस। तो यहाँ पे 2017 से लेकर 2022 तक का डाटा गिवन है, लेकिन उसने नहीं बताया कि कौन से साल को आपने बेस बनाना है। तो जब उसने नहीं बताया, तो फिर मैं कौन से साल को बेस बनाऊंगा? जो सबसे पुराना साल मेरे डाटा में मौजूद होगा। और सबसे पुराना साल मेरे डाटा में कौन सा मौजूद है? वो 2017 मौजूद है। तो इसका मतलब है हर साल के इंडेक्स को मुझे 2017 से डिवाइड करना है, और मुझे कैलकुलेशन कहां से शुरू करनी है? 2018 से। ओके होगी बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हम। तो सबसे पहले हम किधर की कैलकुलेशन कर रहे हैं? 2018 की। 2018 की प्राइस कितनी थी? हमने कहा जी 2018 की प्राइस थी 230। तो हमने कहा जी 230 डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना जवाब आ गया हमारे पास? 115%। ओके होगी बात? फिर हम आएंगे 2019 के। 2019 में क्या प्राइसेस थी? हमने कहा जी 2019 में प्राइस थी 265 डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर तो फिक्स है, तो डिवाइड बाय 200, क्योंकि 2017 की प्राइस से मैंने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा? 132.5%। फिर आ जाएंगे हम 2020 के ऊपर। 2020 की प्राइस कितनी है? अल्लाह भला करे, 2020 की प्राइस कितनी थी? 2020 की प्राइस है 320। ठीक है, तो हमने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। तो 320 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा? 160%। ठीक हो गई बात? फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कौन से साल की? 2021 की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 2021। 2021 की प्राइस कितनी थी? 370 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 185%। 185%। फिर हम कौन से साल की कैलकुलेशन करेंगे? 2022 की। 2022 की प्राइस है 350 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा? हमने कहा जी 175%। जी, बताइए जी, यहां तक किसी को कोई मसला? एनी वन? एनी प्रॉब्लम?
ठीक हो गया। चलो जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा फिक्स बेस इंडेक्स का फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया? फिक्स बेस वाला। फिक्स बेस का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट लिंक प्राइस रिलेटिव फॉर ईयर्स 2017 थ्रू 2022। अब मुझे लिंक प्राइस रिलेटिव से कैलकुलेशन करनी है। लिंक प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या है? कि मुझे किसके साथ कंपेयर करना होगा? पिछले साल के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है। तो लिंक प्राइस का फॉर्मूला क्या था? हमने कहा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लिंक प्राइस रिलेटिव। लिंक प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? पी एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात? एक ओके। अब मुझे कैलकुलेशन करनी थी 2017 से लेकर 2022 की। तो 2017 की प्राइस कितनी थी? हमने कहा जी 2017 की प्राइस थी 40। पिछले साल की प्राइस कितनी थी? तो हमने कहा पिछले साल का डाटा तो मौजूद नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर पिछले साल का डाटा मौजूद नहीं है तो जो प्राइस इस साल है हम यही एज्यूम करेंगे कि पिछले साल भी वही प्राइस थी। तो इसको 40 से ही डिवाइड कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 100%। ठीक होगी बात? फिर हम आएंगे 2018 की तरफ। हमने कहा 2018 की प्राइस, 2018 की प्राइस है 60। पिछले साल की प्राइस 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? 150%। फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? 2019 की तरफ। 2019 की प्राइस, हमने कही 2019 की प्राइस थी 96 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो कितना बन जाएगा? 160%। ओके होगी बात? फिर हम चलेंगे 2020 की तरफ। हमने कहा जी 2020 की प्राइस, हमने कहा जी 2020 की प्राइस है 120 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस 96 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना बन जाएगा? हमने कहा जी 125%। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में कितना चेंज आया? 125% का आया। फिर हम आएंगे 2021 पे। 2021 की प्राइस कितनी है? हमने कहा जी 160 डिवाइडेड प्रीवियस ईयर प्राइस 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने कहा जी इसका जवाब कितना आ गया? 133%। तो 133.33%। हमने कहा जी ठीक है। आते हैं जी अब 2022 के ऊपर। 2022 की प्राइस है जी 140 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने कहा जी ये कितना आ गया? 87.5%। जी, इसमें किसी को किसी किस्म का कोई मसला? लिंक प्राइस में हमने सिर्फ क्या किया? पिछले साल की प्राइसेस के साथ कंपेयर किया है। क्या किया है? सिर्फ
पिछले साल के प्राइसेस के साथ कंपेयर किया और आंसर निकाल दिया। ठीक है। कौन सा, ये वाला? फॉर्मूला साथ ही लिख दिया था मैंने इस सवाल का। नहीं, ये फिक्स वाला नहीं था, ये चेन बेस वाला था, ये फिक्स बेस वाला नहीं था। ठीक है। चेन बेस में हमेशा हम क्या करते हैं, पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, और फिक्स बेस में कोई एक साल फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। n-1, n का मतलब होता है करंट ईयर, और n-1 पिछला साल। अच्छा जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम। मिनट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा? द डेली वेजेस फॉर द लेबर ड्यूरिंग द ईयर 2014 टू 2019 आर गिवन बिलो, मेक वेज इंडेक्स विद बेस 2016। उसने कहा जी बेस आपने 2016 को बनाना है इस दफा। तो हमने कहा जी ठीक है, बेस हम 2016 को बना लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो 2016 को बेस ईयर बनाते हुए हमने चीज़ों को कंपेयर करके बताना है, यानी कि हर साल का इंडेक्स हमने किस पे डिवाइड करना है, 2016 पे करना है। और कैलकुलेशन कहाँ से चलेगी, 2014 से लेकर 2019 तक की। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ फिक्स बेस होगी। 2014, 2014 की प्राइस थी 50, और बेस ईयर था 2016, 2016 की प्राइस थी 80, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास? 62.5%। ठीक होगी बात? ओके। फिर आएगा 2015। 2015 की प्राइस है 70, डिवाइडेड बाय 80, बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, 87.5%। ठीक होगी बात? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास आएगा साल 2016। तो 2016 तो था ही मेरा बेस ईयर। तो 2016 की प्राइस थी 80, डिवाइड बाय 80, मल्टीप्लाई बाय 100, इज इक्वल टू 100%। अच्छा, बेस ईयर को ना, बेस ईयर की प्राइस कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं होती वैसे तो। बेस ईयर है ना, अगर बेस ईयर का इंडेक्स कैलकुलेट करो तो वो हमेशा 100 ही आएगा, 100 के अलावा कोई और जवाब आ ही नहीं सकता। तो ये तो पल्ले बांध लो कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, चाहे जिस भी किस्म का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। ठीक है। 2017 की प्राइस वो थी 120, डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस 80, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 150%। ठीक है। फिर आते हैं हम 2018 की तरफ। 2018 की प्राइस कितनी थी, 140, डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस 80, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम कहेंगे जी 175%। फिर आएगा 2019। 2019 की प्राइस है 180, डिवाइडेड बाय 80, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 225%। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? इसमें किसी किस्म का कोई मसला?
चलो, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी, अल्लाह भला करे, कंपोजिट इंडेक्स की। अगर कंपोजिट इंडेक्स में हम आए, तो कंपोजिट इंडेक्स के आगे दो टाइप्स हैं। कंपोजिट इंडेक्स के कितने टाइप्स हैं आगे? दो टाइप्स हैं। एक है अनवेटेड, और एक है वेटेड इंडेक्स। एक क्या है? अनवेटेड इंडेक्स, और एक क्या है? वेटेड इंडेक्स। अब अनवेटेड में और वेटेड में फर्क क्या है, वो याद रखना है। तो हमने कहा जी कि अनवेटेड इंडेक्स हमेशा तब इस्तेमाल होगा जब हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में बराबर होगी। अगर हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर ना हो, तो फिर वेटेड इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आमतौर पे हमारी लाइफ में जो कमोडिटीज हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी आमतौर पे इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होती। किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी की इंपॉर्टेंस कम है। लाइक जैसे मैं कहूँ कि पिज्ज़ा है या बर्गर है, उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। वेटेज ज़्यादा रखता है। रोटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, मतलब वो लाइफ में है हमारी, लेकिन हम मजबूरी में खा रहे हैं। वो हमारा शौक नहीं है रोटी खाना। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ बर्गर, पिज्ज़ा, shawarma, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो हमारे क्या है, वेट ज़्यादा रखती हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि वेटेड इंडेक्स में हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होगी, और जो है, अल्लाह भला करे, वेटेड इंडेक्स में, अनवेटेड इंडेक्स में हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर होगी। अच्छा, फिर अनवेटेड की भी आगे से दो टाइप्स हैं। अनवेटेड की भी आगे से दो टाइप्स हैं। एक क्या है? सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। एक क्या है? सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का फॉर्मूला है समीशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात? ये सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का है। और एक क्या होता है? एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्या? एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव। एक ये चीज होती है। दो चीजों से अनवेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर वन इज सिंपल एग्रीगेट ऑफ इंडेक्स, एंड दूसरा है एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लो।
यानी कि कंपोजिट इंडेक्स का इस्तेमाल होगा। कितनी कमोडिटीज है मेरे पास? तीन। कौन कौन सी? फायरवुड, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। पेट्रोल। तीन चीजें मेरे पास मौजूद हैं, और मुझे इसका सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड से भी जवाब निकालना है, और एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव से भी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस से निकालते हैं, आसान वाला करते हैं। ठीक है, हमने कहा ओके, तो करते हैं कैलकुलेट। हमारे पास तीन कमोडिटीज मौजूद हैं, फायरवुड, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। अभी सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस। ठीक होगी बात। अच्छा, उसमें मैंने क्या करना है, कौन से साल का इंडेक्स निकालना था मुझे? हमने कहा जी हमें 2018 का निकालना था, तो 2018 मेरे लिए क्या हो गया? बेस ईयर, ओ सॉरी, करंट ईयर। और बेस ईयर क्या बन जाएगा मेरे लिए? 2013 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, 2018 की प्राइसेस को मैं सबको ऐड कर दूंगा। तो हमने कहा ओके, करते हैं। तो हमने कहा जी 55 प्लस 50 प्लस 60, जितनी भी करंट ईयर की कमोडिटी थी उन सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर की प्राइसेस क्या थी? 50 प्लस 40 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसका इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना बनेगा? 137.5%। ओके होगी बात। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस से इंडेक्स कैलकुलेट कर दिया मैंने। ओके, यहां तक किसी को कोई मसला? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? गुड। फिर इसके बाद किस मेथड से करेंगे? एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसके बाद कौन सा मेथड आएगा? एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव में क्या करना है? पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हर कमोडिटी के अलैदा अलैदा। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी कमोडिटी? फायरवुड, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। तो सबसे पहले तो फायरवुड का करते हैं। फायरवुड। फायरवुड की करंट ईयर प्राइस थी 55, बेस ईयर प्राइस थी 50, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, फिर आ जाएगा नेक्स्ट केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल की करंट ईयर प्राइस कितनी है? 50, बेस ईयर प्राइस थी 40, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 125। फिर केरोसिन ऑयल के बाद हम किधर चले जाएंगे? पेट्रोल की तरफ। पेट्रोल का करंट ईयर प्राइस था 60, बेस ईयर प्राइस था 30, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा? 2। अब ये मैंने तीन तरह के इंडेक्स जो हैं वो क्या कर लिए हैं? कैलकुलेट कर लिए हैं।
अब इनकी मुझे एवरेज निकालनी है। प्राइस रिलेटिव सबके कैलकुलेट हो गए। फायरवुड का प्राइस इंडेक्स कितना है? 110। कैरोसिन ऑयल का कितना आया? 125। पेट्रोल का कितना आया? 200। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। अब मुझे इनकी एवरेजेस कैलकुलेट करनी है। मुझे क्या करना है? इनकी एवरेजेस कैलकुलेट करनी है। तो एवरेजेस कैलकुलेट करने के मैंने डिफरेंट मेथड सीखे थे पिछले चैप्टर में। एक मैंने सीखा था अरिथमेटिक मीन, एक मैंने सीखा था ज्योमेट्रिक मीन, एक मैंने सीखा था हार्मोनिक मीन, फिर एक मैंने मीडियन सीखा था, और एक मैंने मोड सीखा था। अब यहां पे कौन सा वाला तरीका लगाऊं? एवरेज कौन से तरीके से कैलकुलेट की जाए? बताओ। हाँ भाई, बताओ। कौन से तरीके से एवरेज कैलकुलेट की जाए? कौन से वाला मीन? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन? अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने। वो क्या है? अगर तो सवाल एक ही साल का है, डाटा एक ही साल का गिवन है, और उसका मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, फिर तो बात ठीक है। जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल के अंदर उसने एक ही साल का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमने कहा यार अरिथमेटिक मीन से चला लेते हैं, काम चलाया जा सकता है काम। ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ तब चलाना है जब एक ही साल से हो। लेकिन अगर अलग अलग सवा सालों का डाटा मौजूद है, तो फिर याद रखिएगा, फिर हमें ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। ठीक है, मेनली ज्योमेट्रिक मीन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। तो जब सवाल एक ही साल का हो, अलग अलग सालों का ना हो, तो यस, वी कैन यूज अरिथमेटिक मीन। अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि इसकी रीजन ये है, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हम परसेंटेज यूज करेंगे, तो परसेंटेज के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी है? ज्योमेट्रिक मीन है। याद है वो बात? चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी। हाँ, तो बात भूलनी नहीं है। तो जब भी परसेंटेज, क्योंकि ये तो परसेंटेज में निकलता है ना। हाँ, तो ये परसेंटेज में निकलती है कैलकुलेशन। तो परसेंटेज के लिए तो बेस्ट एवरेज कौन सी थी? वो तो फिर अल्लाह भला करे, ज्योमेट्रिक मीन था। तो इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर वो मुंह से कह दे कि अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल कर लो या मीडियन इस्तेमाल कर लो, तो हम कर लेंगे। मना नहीं है अरिथमेटिक मीन करना, लेकिन कोशिश हम यही किया करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करके दिया करें। ठीक है। अच्छा, हम फिलहाल तीनों से कर देते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन से करूंगा तो क्या आंसर आएगा? हमने कहा जी थर्ड अंडर रूट, क्या क्या थी वैल्यूज? 110 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं 200, सॉरी। जी, बताओ जी क्या आंसर आया ज्योमेट्रिक मीन से? ज्योमेट्रिक मीन से आंसर बता दो भाई। 140.1%। ओके। और अगर यही जवाब मैंने किससे निकाला होता?
अरिथमेटिक मीन से निकाला होता फिर क्या आंसर होता। हमने कहा जी अरिथमेटिक मीन से निकालते तो इन सब को ऐड करते। तो हमने कहा जी 110 प्लस 125 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 3। हेलो जी, इसका आंसर क्या आया? 145%। और जब मैं क्या यूज करूंगा, मीडियन यूज करूं तो मीडियन के थ्रू क्या जवाब होगा? तो हमने कहा डाटा को अरेंज करेंगे 110 125 और 200। पहले डाटा को अरेंज करना है मीडियन के अंदर। तो हमने मीडियन में अरेंज कर दिया। 110 125 और 200। ठीक है, तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा? 125, क्योंकि सेंटर वैल्यू क्या बन रही है? 125 बन रही है। तो बताओ जी, इस सवाल में किसी को कोई मसला, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? जी बेटा, ज्योमेट्रिक मीन में क्या मसला आ रहा है बताएं। पूछें सवाल। हम्म। आपने बेटा पहले 3 लिखा है, फिर अंडर रूट दबाया है, और फिर 110 125 और 200 लिखा है। क्या ऐसा ही है? क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब आपने थर्ड अंडर रूट नहीं लिया, आपने सिर्फ अंडर रूट लिया है। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? थर्ड अंडर रूट लिया होता तो बेटा जवाब ये ना होता। थर्ड अंडर रूट किसका लेते हैं? शिफ्ट दबा के, तो आई थिंक एक्स पावर का बटन है शायद, फिर आता है थर्ड अंडर रूट। वही गलती थी जो मैं कह रहा था। हमने थर्ड अंडर रूट नहीं लिया था, बल्कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। पता था यही गड़बड़ की होगी। ये जो 7 या 8 वगैरह को कैसे लिखना है वहां? हम्म। अगर सेवन्थ रूट आ जाए या एथ रूट आ जाए तो उसके लिए शिफ्ट दबा के, अब मुझे बटन नहीं याद इस टाइम। वो बना होता है, इस तरह का डब्बा बना होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही में हल्का फुल्का सा। उसमें ना इस तरह का कुछ डब्बा बना होता है एक, ये वाला साइन जिस पे लगा हुआ है, पीले कलर का लिखा होगा ये साइन, वो देख लो ये कहाँ पे है। वो एक्स पावर के आसपास ही ऐसा बटन मिलेगा तुम्हें। तो वो यहाँ पे फिर सेवन्थ रूट आ जाता है। सेवन्थ रूट लेना है तो वो यहाँ अंदर वाले बाहर वाले डब्बे में आएगा, और बाकी वैल्यूज अंदर वाले डब्बे में चली जाएंगी। तो इस तरह से कुछ लिखा होता है। अब मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है। अब इतना कैलकुलेटर जुबानी नहीं याद किया हुआ। तो इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो ढूंढ लेना किधर है। ठीक है। एक्स रूट पे। ठीक है, बस ठीक है जाएगा। शिफ्ट दबा के, यहाँ तक की कहानी ठीक जा रही है। तो तकरीबन कुछ 2 बजे तक तो कर लें क्लास, क्या कहते हो?
थोड़ा बहुत सिलेबस ही कवर हो जाएगा बेचारा। मैं ये चाह रहा हूँ जरा सिलेबस थोड़ा सा कवर अप हो जाए। ये भी अच्छी बात की है। नमाज के लिए भी उठना है। हम्म। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि असल में हो सकता है इस वीक में मैं तुम लोगों को अलग अलग टाइम पे क्लास करवाऊं। ये वीक मेरा जो है ना थोड़ा सा बिजी जाने वाला है। तो लेकिन कोशिश करूंगा कि हाँ, क्लास कभी भी हो सकती है, क्लास का क्या है। सीए करने आया ना, वेलकम टू सी। अभी तो तुम लोगों का जो है वो टाइम ही नहीं आया। हमारे उस्ताद जो थे ना, हमें, हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक क्लास होती। अभी तो तुम लोगों का सिर्फ स्टार्ट है। इट्स ओनली अ स्टार्ट। हमने तो संडे को भी 4-4 घंटे की क्लासेस ली हुई हैं। वो कह रहे 2 घंटे से घबरा जाते हो यार। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए बस तुम लोगों को। बस मेहनत करो, इंशाल्लाह पास हो जाएगा पेपर। मेन चीज होती है मेहनत। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है? सुबह 8 बजे। या सुबह 8 बजे मैंने ना, शायद मैं FR1 की क्लास करवा रहा हूँ। देखता हूँ मैं क्या करना है मैंने, क्योंकि ये वीक मेरा थोड़ा सा गड़बड़ जाना है। इसकी रूटीन नहीं होनी मेरी कोई भी। तो मैं बस तुम लोगों को बताया करूंगा कि इतने बजे क्लास है। दिन की हो या रात की हो मुझे भी नहीं पता। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने जिस टाइम मुझे वक्त मिलना है मैंने तुम लोगों को कहना है कि भाई क्लास है। ये वीक थोड़ा सा मेरा हेक्टिक है। मॉर्निंग में टाइम मिल गया तो मॉर्निंग में करा देंगे। रात में मिल गया तो रात में करा देंगे, बस करा दूंगा क्लास, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि अभी कल मैंने लाहौर के लिए निकल जाना है। और लाहौर जाके मसला है फिर मेरे लिए। ठीक है, तो कल मैं लाहौर निकल जाऊंगा। तो बस इंशाल्लाह क्लास में तुम लोगों की कराता रहूंगा डेली बेस पे, जो मैंने मंडे टू फ्राइडे वादा किया हुआ है। मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी क्लास होती रहेगी। ठीक है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी दफा गड़बड़ाएंगी। नहीं नहीं, मैंने कल रात को जाना है, अभी नहीं जाना। चिल करो। क्लासेस अपनी पूरी करनी है यार। तुम लोगों का सिलेबस टाइम पे खत्म करना है। और रिवीजन भी करानी है भी तुम लोगों को। हो सकता है किसी दिन मैं 3 घंटे की भी क्लास करा दूं। मेरा कोई नहीं पता होता। बेटा 13 मार्च में, बाकी सबका क्या है, बाकी सबका तो कसूर नहीं है ना। वैसे मार्च में भाई अभी दे दे भाई पेपर। खैर है, आप तैयारी कर रहे हैं ना तो अभी पेपर दे दे। मार्च तक क्यों लटकाना है फजूल में। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में उलट हो गया साहब, थोड़ा सा। वो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि उसने इंडेक्स बता दिए इस दफा। इंडेक्स बताकर तो रेवेन्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या कर रहा है? इंडेक्स बता के रेवेन्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है। और एक सवाल और पूछा है, कहता है विच ईयर हैज बीन सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर। बेस ईयर किसको सिलेक्ट करोगे? तो हमेशा हमने क्या कहा था, डेटा ना गिवन हो तो जो सबसे पुराना साल होता है उसको बेस ईयर लेते हैं, या दूसरी निशानी क्या होती है, एक और बेस ईयर भी लिया जा सकता है अगर परसेंटेज गिवन हो तो। जिसका इंडेक्स 100 होगा
उसको बेस ईयर ले लेना। अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो परसेंटेज वाइज जिसका इंडेक्स 100 होगा वो मेरा बेस ईयर कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा बेस ईयर क्या बनेगा? 2001। तो 2001 मेरा क्या बन गया? बेस ईयर बन गया। ठीक है। लेकिन अब आगे वो कह रहा है कि व्हाट इज द फर्नीचर्स रेवेन्यू इन द ईयर 2002 एंड 2003। तो इस बार रेवेन्यू बताना है। अब रेवेन्यू बताना है ना, तो एक तुम्हें यूनिवर्सल फार्मूला लिखवाने लगा हूं। ये यूनिवर्सल फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब मुझे परसेंटेजेस गिवन हो और परसेंटेजेस के थ्रू मुझे आगे पीछे होना है। लाइक परसेंटेजेस के थ्रू मुझे अमाउंट निकालनी है। जैसे कि इंडेक्स हमने क्या कहा था, परसेंटेज में गिवन होता है। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेजेस सारी बताई हुई है। 2001 की है 100%, 2002 का 110% और 2003 का 115%। तो जब परसेंटेजेस से खेलते हुए मुझे अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है, तो तब मैं उसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला, खाली यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये और भी बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। क्यूएम के अलावा FAR 1, कॉस्ट, FAR 2, बहुत जगह टैक्स, बहुत जगह ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला एक बनवाने लगा हूं। वो क्या है? और ये हमेशा कब इस्तेमाल करना है? जब परसेंटेजेस की मदद से मुझे एक अमाउंट तक पहुंचना होगा और डाटा में मेरे पास क्या होगी? सिर्फ परसेंटेजेस मौजूद होंगी। ठीक है। तो तब मैंने फॉर्मूला क्या लगाना है वो मैं लिखने लगा हूं। तो वो क्या है? अमाउंट, अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ अमाउंट गिवन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो जहन में बिठा लो कि जौन सी मुझे अमाउंट गिवन होगी उसको, और उसको उसी की परसेंटेज से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है ना? जौन सी अमाउंट मुझे गिवन है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, और जो मुझे चाहिए उसकी परसेंटेज से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक ये वाला फॉर्मूला। इसके अंदर मुझे एक ही अमाउंट गिवन है, वो क्या है? 10,000। उस 10,000 की परसेंटेज भी साथ गिवन है, वो कितनी है? 100। तो मैं क्या करूंगा इधर? सिंपली 10,000 को मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक होगी बात? मैंने 100 पे इसको डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? कौन से साल के मुझे रेवेन्यू चाहिए? मुझे चाहिए 2002 का, तो 2002 के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2002 का मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। और अगर मैं 110 के बजाय इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 10,000 को 100 पे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई बाय 115 कर दूं, तो दूसरे साल का जो होगा वो मेरे पास रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुझे 2 साल का रेवेन्यू कैलकुलेट करना था। तो पहले जो 2002 का रेवेन्यू है वो कितना आएगा? 11,000। और 2003 का कितना आएगा? 11,500। ये वाली बात समझ आती है? इसमें कोई मसला? यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 11,000 और इसका जवाब हो जाएगा 11,500। हाँ जी। इसमें बता दें मुझे कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? गुड। अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो मुझे क्वेश्चन नंबर 10 कर दें आप लोग फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 10, 2 मिनट लें और मुझे क्वेश्चन नंबर 10 कर दें। 50.00 का मतलब होता है 50। 000 में वर्किंग की हुई है तो उसका मतलब 50,000 है वैसे तो, लेकिन आपने 50 ही लिखना है क्योंकि सारी वर्किंग्स 000 में ही जाएंगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करना है, आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ठीक है, ओके। 2003 का कैलकुलेट करो। वेरी गुड, 2003 भी ठीक है। बाकी भी करें यार, खाली दो लोगों ने ठेका नहीं लिया हुआ, बाकी भी किया करो। 2004 का 50 ठीक है, और 2005 का 60 भी ठीक है। गुड। 2006 का इंडेक्स क्या होगा? 2006 का इंडेक्स निकाल दो क्योंकि उसका इंडेक्स मिसिंग है, उसके उसने रेवेन्यू प्रोवाइड कर दी है। बिल्कुल ठीक का है। आओ जरा यहाँ तक। ये आ गया 55, ये आ गया 57.5, ये आ गया 50, ये आ गया 60। यहाँ तक तो ठीक है। और 2006 का इंडेक्स निकालना था, तो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे अगर सवाल साइलेंट होगा तो। करंट ईयर प्राइस है 57.5, बेस ईयर की प्राइस होगी 50, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो वो बनेगा 115। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? इसमें तो इंडेक्स कैलकुलेट करना था ना, इसमें तो उसने रेवेन्यू बताया हुआ था। तो फिर इंडेक्स का फार्मूला क्या था? वो तो यही थे ना कि करंट ईयर प्राइस, यानी कि करंट रेवेन्यू डिवाइड बाय बेस ईयर रेवेन्यू, तो बेस ईयर का रेवेन्यू कितना था? वो 50 था। हमने कहा था जिसका इंडेक्स 100 होगा उसी को बेस ईयर का बेस ईयर मानेंगे। तो 2001 में जो रेवेन्यू था वो 50 था, तो करंट ईयर की प्राइस थी 57.5, बेस ईयर की प्राइस थी 50, मल्टीप्लाई बाय 100। कोई मसला? गुड। द calculate the price index for a chocolate bar each year with year 2002 as the base year। 2002 को बेस ईयर रखते हुए आपने हर साल का इंडेक्स कैलकुलेट करना है। हमने कहा ठीक है जी, कर देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। 2002, तो 2002 का इंडेक्स कितना आएगा बताओ? 2002 को बेस ईयर रखना है आपने, तो बताओ 2002 का इंडेक्स। करो कैलकुलेट जरा। तुमने कहा जी 0.51। बिल्कुल ठीक है, 100। वेरी गुड, वेरी गुड। 0.51 डिवाइड बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ठीक है, 100%। 2003 का? 2003 का इंडेक्स कितना आएगा?
109.8। बाकी भी चेक करो जरा बेटा। फिर 0.56 डिवाइड बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ठीक है जी, 109.8%। ओके। 2004 का। 115.6। ठीक है। ओके। 0.59 को हमने डिवाइड किया था 0.51 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ठीक है 115.6%। और फिर 2005 का भी कैलकुलेट कर दो। 121.56%। ठीक है। ओके। फाइन। सबके यही आंसर आ रहे हैं, किसी का आंसर फर्क तो नहीं आ रहा? किसी ने पूछना हो तो पूछ ले। एनी वन, एनी क्वेश्चन? ये सवाल क्लियर है तो मुझे क्वेश्चन नंबर 12 कर दें जी। क्वेश्चन नंबर 12 कर दें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया अभी तक। बेटा उसने दो चीजें कैलकुलेट करने को कही है, प्राइस इंडेक्स भी और क्वांटिटी इंडेक्स भी। अभी तक आपने सिर्फ एक चीज कैलकुलेट की है। हाँ भाई, सुमन बुकमनो, बोलो कुछ। डेड हो गए हो बिल्कुल। चलो, करा देता हूँ। तो सिंपल सा सवाल था, तुम लोग पता नहीं क्यों परेशान हो गए। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। बस थोड़ी सी अंग्रेजी आ गई और तुम लोग वो तल गए हो तुसी। की करते हो। एक्सपेक्ट नहीं करता था तुमसे कि तुम लोग इतनी जल्दी हैं। अरमीन भाई, वेरी गुड। सॉरी, कैलकुलेट करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना था, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना था। तो प्राइस इंडेक्स के लिए
करंट ईयर प्राइस कितनी थी? 2008 का करना था ना। करंट ईयर प्राइस थी 43.12। बेस ईयर की प्राइस थी 28, मल्टीप्लाई बाय 100। कहानी खत्म। क्या जवाब आया? पहले तो ये बताओ। 154। ऑलमोस्ट 154%। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला था क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी थी? 2008 की क्वांटिटी 4795 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस थी, बेस ईयर की क्वांटिटी थी 3500, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय 100। निकाल दो जवाब। ये लो जी, 137%। हो गई कहानी। इतनी सी बात थी। तुम लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हो यार। पता नहीं क्या बीच में रॉकेट साइंस आ गई होगी ऐसी। बेसिक सा सवाल था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा साथ। कैलकुलेटर के बगैर तो क्यूएम में तुम यतीम हो। क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर समझ लो तुम क्यूएम के अंदर यतीम जा रहे हो फिर। यतीमों वाली जिंदगी है तुम्हारी। हाँ, ठीक है। वो ठीक है यार, आज के लिए काफी है। अब वेटेड इंडेक्स जो रह गया सिर्फ, वो तुम लोगों को कल पढ़ाऊंगा मैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। फिर एक वेटेड इंडेक्स है जो मैंने छोड़ दिया है। हाँ, वो मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा। हाँ, इतना ही है। चैप्टर 9 में ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल का आगे चैप्टर छोटे छोटे। चैप्टर 8 बड़ा था, और फाइनेंस थोड़ा सा लंबा होगा, और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लंबी होगी, बस बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक एक दो दो दिन के। बहुत ज्यादा है कोई 3 दिन का है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं है कोई। बाकी सारे ऐसे ही हैं। तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ओके। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। सीक्वेंस मेरा इसके बाद प्रोबेबिलिटी या फाइनेंस पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म होने के बाद। तो इम्पोर्टेंट है। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।